हेलो एवरीवन, मैं हूं कार्तिक सुरेखा और ये है आपका अपना नॉलेज सैंक्टम। और ये वीडियो मैं जो लेकर आया हूं ये स्पेशली क्लास 12 आईएससी वाले बच्चों के लिए जिनकी एग्ज़ाम 27 फेब को कॉमर्स की है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम पूरा कॉमर्स का जो यूनिट 1 और 2 ये हम रिवाइज करने वाले हैं और उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट और फाइनेंसिंग वाला जो सेक्शन है वो कवर होगा। ये मैं ट्राई करूँगा कि 1 घंटा के अंदर ये 4 चैप्टर्स पूरा कवर हो जाएगा इसमें। और इसमें पूरा सिलेबस ऐसा नहीं है कि ये जल्दी हो रहा है तो इसमें कुछ भी छूटेगा। सारा जो जो रेलिवेंट है सारा सिलेबस के हिसाब से कवर होगा। और ये आईएससी 2026 जो कि अभी 27 फेब 2026 का जो बोर्ड्स एग्जाम है कॉमर्स का उसके लिए ही बना है ये। और ये जो वीडियो है ये मतलब ऐसे 35 स्लाइड्स के अंदर है जो रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। और ये जो बच्चे 12 वाले अभी मैं 3 वीडियो लेके आने वाला हूँ उनके लिए। तो आप लोगों को लिए 3 वीडियो लाऊंगा जिसमें एक तो ये हो जाएगी जिसमें आपका 4 चैप्टर, फिर एक और आएगी जिसमें यूनिट 3 और 4 कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा पूरा कॉमर्स कवर हो गया। और उसके बाद जो है मैं एक फाइनल रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा। ये भी महा रिवीजन है और वो मतलब ऐसा होगा कि वो पूरा बुक जो है आपका मैं ट्राई करूँ 1 घंटा के अंदर रिवाइज जो आप एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले देख पाओ फटाफट रिवाइज करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये जो वीडियो है इसमें हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको जो है सबसे पहले हमारा कंसेप्ट कि बिजनेस क्या होता है वो कवर हो जाए, डायमेंशंस कवर हो जाएगा, स्वॉट एनालिसिस। तो ये सब आप लोगों का तो पढ़ा हुआ है, पूरे साल आप लोगों ने पढ़ा ही है ये सब। और इसमें बस हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग थोड़ा क्विक ही चलेंगे। तो ये यूनिट 1 है तो इसमें हम लोग का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब क्या क्या रिवाइज करेंगे, रोड मैप एक काइंड ऑफ। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है, फिर उसका फीचर्स, फिर उसका इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद जो डायमेंशंस है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब हो गया इंटरनल और मैक्रो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। और फिर उसके बाद हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या है वो देखेंगे। फिर स्वॉट एनालिसिस, जैसा कि आप जानते हो स्वॉट मतलब एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस और ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट। तो ये हम देखने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है हम जानेंगे मीनिंग और डेफिनेशन, राइट। तो मीनिंग और डेफिनेशन में हमारा सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है हमें वो जानना होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, सम टोटल हो गया सारा इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और बाकी जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका, जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है, आउटसाइड। जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है, आउटसाइड। लेकिन बट देयर इज अ बिग बट ओवर हियर दैट इट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली। मतलब हमारे जो फैक्टर्स है ये सब जो बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो हम लोग के कंट्रोल के बाहर है बिजनेस एंटरप्राइज के, लेकिन उसका परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो की फीचर्स है 5 बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हो गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गया, इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल आउटसाइड फोर्सेस, नो सिंगल फैक्टर इन आइसोलेशन। मतलब जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका एग्रीगेट, मतलब कोई भी सिंगल फैक्टर भी आइसोलेशन में नहीं है, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हो गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो स्पेसिफिक मतलब हो गया जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है बिजनेस के साथ, जैसे सप्लायर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक जो बिजनेस के साथ डायरेक्ट करता है। फिर आता है जनरल फोर्सेस जो ब्रॉड एनवायरनमेंट को लेके चलते हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब जिस देश में भी बिजनेस है या जिस स्टेट में भी है तो वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लोग कैसे वहाँ पे क्या, मतलब लोगों का क्या सोच है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया। अब तीसरा जो है हमारा हो गया डायनामिक नेचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमेशा चेंज होते रहता है, कोई नया टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, टेस्ट, ये सब सब चेंज होता है, मतलब एक कांस्टेंट या स्टैटिक नहीं है, चेंज होता है, इसलिए डायनामिक है। मतलब नया नया टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, टेस्ट सब एवर चेंजिंग, मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं। फिर अनसर्टेनिटी, फोर्थ वाला हमारा फीचर हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब हम कभी भी क्या होगा आगे बिजनेस में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। फिर लास्ट क्या है हमारा फीचर में, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफर करेगा। मतलब सब जगह पूरा, मतलब पूरा इंडिया में एक बिजनेस एक ही तरीके से चलेगा ऐसा नहीं होता है, या कोई भी बिजनेस मतलब सेम तरीका से चलेगा, वो हर जगह पे हर मतलब रीजन में चेंज होता रहता है, राइट। उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्यों जरूरी है हमें
इससे हमको एज अ बिजनेस एंटरप्राइज हमको आइडेंटिफाई हो पाता है अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस को ये स्पॉट करने में हेल्प करता है और ग्रैब करने में हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, जो मेरे कॉम्पिटिटर है, अगर वो मेरे से पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेंगे तो फिर मैं मतलब पीछे रह जाऊंगा बिजनेस में। जैसे राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स जो हुआ था, तो वो जो मतलब फिनटेक्स जो है वो पहले मूव किया मतलब उसमें, तो इसीलिए वो कंपनी आगे बढ़ गया, और जो नहीं उस टाइम ग्रैब किया या स्पॉट किया वो अपॉर्चुनिटी वो पीछे रह गया, राइट। फिर दूसरा क्या, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो आइडेंटिफाई करते ही है, साथ साथ में थ्रेट को भी आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग को मिल जाता है। फर्म्स जो है, जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी पहले मालूम चल जाता है, वैसे ही हम लोग के लिए थ्रेट क्या है हम लोग को वो भी अपने इन्वायरमेंट से पता चल जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से। तो ये फर्म्स को अलाउ करता है कि वो करेक्टिव मेजर्स या एक्शन पहले से ही, थ्रेट जो सीरियस डैमेज कॉज करेगा उसके पहले ही हम लोग कुछ मेजर्स या वो ले ले एक्शन। जैसे सेंसिंग प्राइस वॉर अहेड, अगर किसी बिजनेस को मालूम चल गया कि प्राइस वॉर होने वाला है तो वो अपना उसी हिसाब से चलेगा पहले से। फिर थर्ड है बेसिस ऑफ प्लानिंग। बेसिस ऑफ प्लानिंग में क्या हो गया, ऑल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन formulation requires a thorough environmental analysis. Without it, plans are built on guesswork. अगर हम लोग का प्लानिंग जो है वो हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही होता है। तो अगर प्लानिंग के बिना गेस वर्क पे चलेगा तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसीलिए जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन होता है बिजनेस का, वो हमेशा एनवायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू ही होता है। और गैस वर्क जो है, प्लान्स जो है वो गैस वर्क तो हम लोग का इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट से हम लोग थ्रेट और अपॉर्चुनिटी जो है गैस करके फिर ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। फिर फोर्थ क्या है, इमेज बिल्डिंग। अवेयर फर्म्स रिस्पॉन्ड टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जैसे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी मतलब कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे मार्केट में, तो ये सब हो गया एक्सपेक्टेशन विच बिल्ड्स गुडविल एंड ट्रस्ट। और आपको पता है बिजनेस जो है वो गुडविल, और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, गुडविल और ट्रस्ट के बिना नहीं चल सकता है स्टेक होल्डर्स के मन में। तो ये हो गया चौथा हमारा इंपॉर्टेंस। अब पांचवा हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो इन्वायरमेंट जो है वो सोर्स ऑफ रिसोर्सेज भी है, जैसे हमारा जो कैपिटल है, लेबर है, मटेरियल्स है, ये सब हमको इन्वायरमेंट से ही मिलता है, इन्वायरमेंट से ही ये सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अगर हम स्कैन कर लेंगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो हम लोग को उसको बेटर एसेस कर पाएंगे कि हमारा क्या बढ़िया है हमारे बिजनेस के लिए। फिर सिक्स्थ इंपॉर्टेंस क्या है, कोपिंग विथ रैपिड चेंज इन अ वूका वर्ल्ड, VUCA सॉरी, इन अ वूका वर्ल्ड वॉलेटाइल। तो सिक्स पॉइंट हमारा क्या है, कोपिंग विथ रैपिड चेंज इन अ वूका वर्ल्ड वॉलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एम्बिगुअस। ये सब वूका का फुल फॉर्म हो गया। ऐसा जो वर्ल्ड रहता है उसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब जहां वॉलेटाइल है कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है सारा चीज, फिर कॉम्प्लेक्स है मतलब सारा कोई भी सिंपल चीज नहीं है, और एम्बिगुअस मतलब बहुत सारी चीज ऐसा वेग है जो मतलब जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अगर रहेगा तो उससे हम क्विक और इंटेलिजेंट एडेप्टेशन कर पाएंगे अपना बिजनेस के लिए, राइट। उसके बाद हमारा अब आता है हमारा, जैसे कि मैंने बोला माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले माइक्रो के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हो गया, अगर शॉर्ट में देखें, फोर्सेस क्लोज टू द फर्म दैट डायरेक्टली अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। तो ऐसा फोर्सेस जो फर्म के एकदम क्लोज है और वो डायरेक्टली जो है अफेक्ट करे, मतलब जो बिजनेस की एबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को कैसे सर्व करता है। तो सबसे पहला मतलब जो इंटरनल या माइक्रो एनवायरनमेंट बोल रहे वो क्या हो गया, सप्लायर्स। तो सप्लायर्स बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, राइट। सप्लायर्स क्या करते हैं, हमको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट, सर्विसेज, ये सारा चीज सप्लायर्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट प्रोडक्शन। तो इन लोग पे जो रिलायबिलिटी है हम लोग का और जो इन लोग कॉस्ट देगा, उसी से हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो कितना हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे कितना ही नहीं कमाएंगे हम लोग को पता चलता है। पावर ऑफ सप्लायर अफेक्ट्स प्राइसिंग। तो सप्लायर का जो पावर है उसी से हमारा बिजनेस का प्राइसिंग भी होता है। फिर दूसरा क्या हो गया, कस्टमर हो गया माइक्रो में। ये सब लोग जो है वो हम लोग के एकदम क्लोज है बिजनेस के, राइट। तो कस्टमर, अल्टीमेट पर्पस ऑफ बिजनेस कस्टमर ही होते हैं ऑब्वियसली, नहीं तो हम लोग क्यों बिजनेस कर रहे हैं। Customer needs must be continually studied. B2C, B2B, गवर्नमेंट, ये सब जो होता है वो मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट, ये सारा कस्टमर्स हो गया। तो ये इन लोग का जो कंटिन्यूअसली जो है पर्पस को सर्व करना होगा हम लोग, जो मतलब इन लोग का नीड है उसको स्टडी भी करना होगा। फिर थर्ड हो गया हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट, मार्केट इंटरमीडियरीज, एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक फर्म्स,
जो भी मतलब हम लोग को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं वो हो गए हमारे मार्केट इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज आप जानते ही हो, ये सब जो मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स या प्रोडक्शन जहाँ पे होते हैं वहां से लेके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो हो गए इंटरमीडिएरीज। तो एफिशिएंसी अफेक्ट्स मार्केट रीच। तो इन लोग का जो एफिशिएंसी है, हमारा जो बिजनेस का मार्केट इंटरमीडिएरीज कैसा है, वो हमारा मार्केट रीच कैसा है उस पर भी इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा और नेक्स्ट हो गया कॉम्पिटिटर्स। राइवल फर्म्स compete फॉर सेम कस्टमर। कंपटीशन ड्राइव्स इनोवेशन, क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो जो हमारा राइवल फर्म्स है वो सेम कस्टमर को ही डील कर रहा है। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा जो मतलब जो राइवल फर्म है वो फायदा उठा लेगा कि हम कस्टमर हम लोग का खींच ले। तो इसीलिए कंपटीशन से क्या होता है, इनोवेशन, हम नया नया चीज करने का एज ए बिजनेस एंटरप्राइज ट्राई करेंगे। क्वालिटी हम इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। फिर प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको भी हम कुछ ना कुछ अलग करने का सोचेंगे ताकि हमारे राइवल के पास नहीं जाके हमारे पास आए कस्टमर। फिर क्या पब्लिक हो गया हमारा नेक्स्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट का फोर्सेस, ये भी हमारे बहुत क्लोज होता है। एनी ग्रुप विद एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द फर्म, मतलब पब्लिक ही है जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर उसको इंटरेस्ट है हमारे फर्म में एक्चुअली। जैसे मीडिया पब्लिक, सिटीजन एक्शन ग्रुप्स, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब सारा हमारे बिजनेस को क्लोजली वॉच करता है। फिर हो गया एम्प्लॉयज, जो इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज या कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जैसे उन लोगों का स्किल्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, लॉयल्टी हो गया, ये सब बहुत क्रिटिकल है और ऑफन इसको इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट बोला जाता है, राइट। तो ये हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट कवर हो गया। अब इसके बाद हम मैक्रो में जाएंगे। मैक्रो जो है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल, मतलब जो हम लोग के बिजनेस के उतना क्लोज नहीं है लेकिन उससे अफेक्ट होता है हमारा बिजनेस। तो ये पेस्टल फ्रेमवर्क से मतलब डील करते हैं हम लोग इसमें। पेस्टल मतलब क्या हो गया, ये एक बस एक्रोनिम है जो मतलब याद करने के लिए बना है। तो पी से पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, जो हमारे देश का या स्टेट का गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैसा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसा है, ब्यूरोक्रेसी कैसा है, फॉरेन ट्रेड कैसा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसा है, टैक्स पॉलिसी कैसा है। जैसे कोई भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी में चेंजेस आता है तो उससे हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी मतलब दिक्कत होगा या जो भी फायदा होगा। इंपोर्ट अगर मतलब हमारा सस्ता होता है तो हमारा रॉ मटेरियल भी सस्ता होगा, है ना, हम लोग को प्रोडक्शन। और अगर महंगा होगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, अल्टीमेटली कस्टमर पे वो आएगा और प्रॉफिट भी बिजनेस का कम हो जाएगा। फिर दूसरा हो गया पेस्टल का, पी हम लोग पढ़ चुके। अब ई जो है वो हो गया इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक मतलब जो मैक्रो एनवायरनमेंट में जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन जो देश का, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ गया, बिजनेस के मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ गया। अगर बूम है मतलब इकोनॉमी जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है अगर, तो हाई डिमांड होगा तब। और रिसेशन है अगर तो लो डिमांड होगा, मतलब लोगों के पास पैसा होगा तो हाई डिमांड, अगर पैसा नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो क्या होगा, लो डिमांड होगा। उसके बाद हम लोगों ने ई भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है एस। एस से हो गया सोशल। तो सोशल में कल्चर कैसा है वहाँ जिस रीजन में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशन कैसा है, डेमोग्राफिक्स कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, एजुकेशन कैसा है वहाँ का, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण कैसा है वहाँ का। जैसे ग्रोइंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इक्वल टू डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। तो आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद ही मतलब जैसा हेल्थ की वजह से हम लोग ऑर्गेनिक ही सब चीज खाना चाहते हैं, राइट। तो ये हो गया एस। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टी में। टी से हो गया टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल कैसे हो गया, मैक्रो एनवायरमेंट जो R&D हो गया, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका कितना हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का बिजनेस कितना ऑटोमेशन पे चल रहा है। एआई तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एआई के बिना कुछ ही नहीं हो रहा है आजकल। डिजिटलाइजेशन कितना है हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ, इनोवेशन साइकिल क्या है हमारे। तो टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री को ऑब्सोलेट कर सकते हैं एक रात में। सोचो मेरा कोई बिजनेस, अब उससे रिलेटेड कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया और वो मैं अगर नहीं अडेप्ट करता हूँ तो मेरा बिजनेस जो है वो ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब पुराना हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा एक बार में, मतलब कोई उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोगों ने टी भी पढ़ लिया। अब एल। एल से आता है लीगल। तो लीगल, लॉज अफेक्टिंग बिजनेस, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, ये सब सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब सब आगे चैप्टर में भी है। लेबर लॉज, फेमा, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये सारा जो बिजनेस से रिलेटेड लॉज है वो, उसको हम बोलेंगे, वो हो गया हमारा लीगल वाला, राइट। अब उसके बाद हम ई पे आते हैं लास्ट, पेस्टल का। वो हो गया इकोलॉजिकल, मतलब क्लाइमेट, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन नॉर्म्स, ये सस्टेनेबिलिटी, ये सारा बिजनेस से बहुत मतलब जुड़ा हुआ है। अगर ये सब सही रहेगा तभी बिजनेस सही चलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट, हम बिजनेस एक इन्वायरमेंट में ही करें, अगर वो इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस कभी सही नहीं चल सकता, राइट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप
या तो कॉपी भी कर सकते हो, या मैं आपको इसका टेलीग्राम का मेरा लिंक दे दो, उस पर आपको ये पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा ये पूरा। तो ये वही दिया हुआ है कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो मैक्रो है वो मतलब ब्रॉड फोर्सेस जो सारा फर्म्स को इन जनरल इफेक्ट करता है। और कंट्रोलेबिलिटी, अगर ये आपको बोर्ड्स में ये लिखना बेसिस बहुत जरूरी है, इसका भी मार्क्स होता है, ओके, तो ये भी आपको याद करना होगा। माइक्रो जो है कंट्रोलेबिलिटी जो है उसका क्या होता है, एक मिनट, माइक्रो का जो कंट्रोलेबिलिटी है वो रिलेटिवली मोर कंट्रोलेबल है, क्योंकि वो हमसे बहुत क्लोज है बिजनेस से, तो उसको हम एक हद तक फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये लार्जली अनकंट्रोलेबल था मैक्रो, वो हम लोग के हाथ में बिल्कुल नहीं। और ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ये नैरो होता है और स्पेसिफिक सिर्फ फर्म के लिए ही है, उसी फर्म के लिए, और ये वाइड है, ये एंटायर इंडस्ट्री या पूरा इकोनॉमी को कवर करता है। फिर माइक्रो का जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो गया, सप्लायर का अभी हमने देखा, कॉम्पिटिटर, और मैक्रो का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब हो गया। इम्पैक्ट माइक्रो का इमीडिएट होता है क्योंकि ये क्लोज होता है बिजनेस के और डायरेक्ट होता है, और जो मैक्रो है उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, मतलब ये एक बार में नहीं, धीरे धीरे इसका इफेक्ट होगा बिजनेस में, राइट, इम्पैक्ट होगा। रिस्पॉन्स, इससे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं सप्लायर लोग में, अगर कोई प्रॉब्लम आता है कस्टमर सबसे, क्योंकि हम लोग का क्लोज है मतलब माइक्रो वाला, तो हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। ये हम लोग सिर्फ अडेप्ट ही करना होगा, हम लोग इसमें अपना कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते अपने हिसाब से। फिर एनालिसिस टूल, इसका पॉटर का 5 फोर्सेस होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो हमको मतलब जो भी हम लोग को माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में अगर एनालाइज करना है, और मैक्रो का होता है पेस्टल एनालिसिस, वो हम आगे अभी पूरा पढ़ चुके, पेस्टल एनालिसिस पूरा डिटेल में, और आगे स्वॉट हम पढ़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे और इंपॉर्टेंस देखेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, राइट, एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हम लोग को करना है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और ये हम लोग को क्यों करना चाहिए, स्कैन क्यों करना चाहिए, ताकि हम जो हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है उसको समझ पाए कि क्या हम कहाँ पे कंपटीशन में है खड़े हुए। आइडेंटिफाई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज अर्ली, जो अपॉर्चुनिटीज है हमारा उसको हम जल्दी से जल्दी पहचान पाए, और जो थ्रेट है उसको भी एडवांस में डिटेक्ट कर ले ताकि हम उसको करेक्ट कर पाए। प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको मतलब इंप्रूव कर पाए एक्यूरेसी के साथ। फिर फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है उसको हम बढ़िया से बढ़िया तरीका से हम फैसिलिटेट कर पाए। फिर इवैल्यूएट कर पाए इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन द फर्म, मतलब जो भी चेंजेस है फर्म में उसको हम लोग इवैल्यूएट कर पाए, राइट। उसके बाद हमारा प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमको स्कैन करना है उसको आइडेंटिफाई करो। पहले क्या स्कैन करना है वो आइडेंटिफाई तो करो, तब तो स्कैन करेंगे। फिर उसके बाद गैदर रेलिवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन और वो सब मतलब गैदर करो। फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करो इन्फॉर्मेशन, क्या है क्या नहीं समझो उसको, ठीक है। फिर उसके स्टेप 4 आता है हमारा एसेस इम्पैक्ट ऑन द, अब ये जो हमने इन्फॉर्मेशन देखा है इसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं वो देखना है हमको बाकी चीज से मतलब नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे मतलब है। फिर कम्युनिकेट फाइंडिंग्स टू डिसीजन मेकर्स, जो भी कंपनी के डिसीजन मेकर्स है तो उसको, सपोज मैं एज ए मैनेजर ये सब ढूंढ रहा तो मेरे को अपना जो भी कंपनी का डिसीजन मेकर है और भी टॉप लेवल पे उनको ये सब बताना पड़ेगा। फिर स्टेप 6 क्या होगा, इनकॉर्पोरेट इनटू स्ट्रेटेजिक प्लान्स, जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स है उससे मेरे को ये एज ए कंपनी मतलब हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा स्वॉट एनालिसिस आता है। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या हो गया, जो हमारा स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये मैं आपको पहले भी बताया, अपॉर्चुनिटी ये आपको पता भी होगा, बहुत आप पढ़ते आए हो। और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है वो इंटरनल होता है, और क्योंकि ये हमारा जो कंपनी से क्लोज चीज है वो हम लोग को, ये हम लोग को अंदर में पता रहता है। अपॉर्चुनिटी ये हम लोग के कंट्रोल में, स्ट्रेंथ हमारा और वीकनेस हमारा, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है ये एक्सटर्नल होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। तो जो स्ट्रेंथ है वो इंटरनल पॉजिटिव, मतलब जो फर्म बढ़िया करता है, जो फर्म अच्छा करता है, डज वेल। तो जैसे क्या क्या हो गया, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन, सुपीरियर टेक्नोलॉजी पेटेंट्स, लॉयल कस्टमर बेस है अगर हमारा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये सब हमारा स्ट्रेंथ हो गया एक एज अ बिजनेस एंटरप्राइज। वीकनेस क्या क्या हो गया, ये इंटरनल है और नेगेटिव है, जो फर्म लैक करता है वो था जो फर्म अच्छा करता है, और ये है फर्म में जो कमी है।
तो फर्म में जो कमी है मतलब हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, वीक ब्रांड इन की मार्केट्स। मतलब हमारा ये सब वीकनेस हो गया एज अ फर्म। फिर उसके बाद ओ से हो गया अपॉर्चुनिटी, ये एक्सटर्नल में पॉजिटिव वाला चीज है। फेवरेबल, ये हमारे लिए एज अ बिजनेस एंटरप्राइज ये हमारे लिए फेवरेबल है, और जो थ्रेट होता है वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, राइट। तो ग्रोइंग मार्केट, अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो मतलब तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो है या सब्सिडीज जो है वो अगर हमें मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए बढ़िया है। कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट रिकॉल, मतलब कॉम्पिटिटर्स जो है वो अपना प्रोडक्ट रिकॉल कर लिया, वो और नहीं बेच रहे वो प्रोडक्ट, तो ये हमारा सेल बढ़ाएगा। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है कुछ हमारे जो बिजनेस उससे रिलेटेड, तो ये हमारे लिए बढ़िया है। फेवरेबल चेंज इन रेगुलेशंस, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, तो ये सब अगर हो रहा है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। फिर थ्रेट क्या हो गया, ये एक्सटर्नल में हमारे लिए नेगेटिव चीज है, जैसे न्यू अग्रेसिव कॉम्पिटिटर एंटरिंग। अगर कोई नया अग्रेसिव, मतलब जो बहुत अग्रेसिवली बिजनेस करेगा वैसा कॉम्पिटिटर आता है तो वो हो गया हमारे लिए खराब, राइट। फिर उसके इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन, ये बिजनेस के लिए खराब है। फिर उसके रैपिडली चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस ही बार बार चेंज होता रहेगा तो ये हमारे लिए दिक्कत वाला काम है। स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, करेंसी फ्लक्चुएशन, ये सब हमारे लिए थ्रेट है, राइट। एक्सपोर्टर के लिए करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रेट हो गया, राइट। तो अब ये सब के बाद हम स्वॉट एनालिसिस का जो अप्लाइड एग्जाम्पल है, टाटा मोटर्स जो कंपनी है उसके ऊपर अप्लाइड एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो और एक यहाँ पे एग्जाम टिप भी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो आईएससी है वो आपको स्वॉट जो एक गिवन कंपनी के लिए आइडेंटिफाई करने की, क्या इसका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, तो ये आपको मतलब आइडेंटिफाई करने दे सकता है। तो आप इसके लिए भी रेडी रहो, आप रियल कंपनीज को मैप करके प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए ट्राई करूँगा कि केस स्टडीज भी हर चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बना दूं। टाइम का एक्चुअली कमी है, देखते हैं अगर हो पाएगा मैं आपके लिए पक्का करूँ। तो टाटा जो मोटर्स है उसके लिए क्या क्या हमारा स्ट्रेंथ है, तो ये मतलब जैसा कि मेरे को ये वीडियो मतलब आपको जल्द से जल्द रिवाइज करना है, तो ये आप मतलब जब मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँ आपको ये पीडीएफ या पीपीटी मिल जाएगा, तो आप उससे आराम से देख के ये पढ़ सकते हो, राइट। तो ये हमारा टाटा मोटर्स का स्ट्रेंथ दिया, वीकनेस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, थ्रेट दिया हुआ। आप या तो इसको अभी भी नोट डाउन कर सकते हो, ओके। वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब ये एक क्विक रिवीजन है जो हम लोग पढ़े थे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, पेस्टल क्या चीज़ है, स्वॉट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, डायनामिक नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, फीचर्स दिया है, फिर क्यों, तो ये सब आप देख सकते हो मतलब आपके स्क्रीन पे, ये एक क्विक रिवीजन के लिए बस। तो इसी के साथ हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। ये आप जो स्लाइड्स है इसको आप 2-3 बार पहले रिवाइज कर लो एग्जाम के, तो आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जो पास्ट ईयर आईएससी क्वेश्चन है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी अगर अभी तक मैंने जो पढ़ा है या आगे भी जो वीडियो अभी हम चैप्टर करेंगे तो उसमें कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, वो आंसर किया जाएगा, राइट। और बाकी आपको पता ही है यूट्यूब चैनल है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अभी जिसका जिसका एग्जाम है आपके जो भी दोस्त लोग हैं सबसे शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी 27 तारीख से पहले इसको देख पाए और सबका एक क्विक रिवीजन हो पाए। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फिनेंसिंग की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे सेकेंड यूनिट 2 जहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फिनेंसिंग में हम देखेंगे कि हमारा जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल हो गया, शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लोन्स हो गया, वो सारा कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी, इस चैप्टर का भी एक रोड मैप है। जैसे इसमें हमको क्या मालूम चलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें उसका सोर्सेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग कैपिटल, तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स और ये सब जो भी जितना टॉपिक्स रहता है वो मालूम चाहिए, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, लोन्स, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ, तो कुछ भी छूटेगा नहीं, सारा चीज कवर हो रहा है आपका। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो फाइनेंस क्या क्यों जरूरी है, फाइनेंस जो है लाइफ ब्लड होता है, लाइफ ब्लड बिजनेस का।
और कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है उसके बिना। आपको पता है ये फाइनेंस नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। नीडेड टू परचेज फिक्स एसेट्स, जैसे लैंड, प्लांट मतलब यहाँ पे वो फैक्ट्री वाला इक्विपमेंट, ये सब कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो फाइनेंस बिना वो आप नहीं करते, क्योंकि ये सब मोटा खर्चा है, मतलब बड़ा बड़ा मतलब इसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है, तो ये फाइनेंसिंग के बिना नहीं हो सकता। फिर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, जैसे वेजेस आपको पे करना है, रॉ मटेरियल्स, डेली एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस है आपको बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए उसका। तो इनेबल्स बिजनेस एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, तो बिजनेस को ये और बढ़ाता है, मॉडर्नाइज करता है और डाइवर्सिफाई मतलब और हम लोग अलग अलग तरीका का मतलब जो भी है सोच अपना ला सकते हैं। डिटरमाइन सॉल्वेंसी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म, फर्म कितना एबल है, मतलब आगे वो सॉल्वेंट रहेगा। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब फाइनेंस से ही पता चलता है कि मतलब अगर कोई क्रेडिट हम लोग को कंपनी देना चाहता है तो हमको वो दे सकता है कि उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमारे क्रेडिट वर्दीनेस से पता चलेगा। अफेक्ट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स, तो ये फाइनेंस के थ्रू ही हम इन्वेस्टर लेंडर्स को जो हमारा एबिलिटी अट्रैक्ट करने का वो हम लोग को उसी से होता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसका क्या मीनिंग है? एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब हमारे कंपनी का क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट करना। एंड डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड, जो फ्यूचर पीरियड है उसका जो सोर्सेज है फंड्स का, वो हम कैसे कहाँ से फंड्स लेके आएंगे कंपनी के लिए। फिर फीचर्स इसका क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आगे हम अपना बिजनेस का फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहे हैं। ये कंटिन्यूस है, ये कभी रुक नहीं, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये कंटिन्यूसली चलेगा। फिर फ्लेक्सिबल है ये, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, मतलब हम हमारे मन में एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये करना है, उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, राइट। फिर रियलिस्टिक होता है ये, इसका इंपॉर्टेंस क्या, इंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। हम मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ रहेगा पहले से तो हमको आराम से पहले मतलब पता चल जाए कि हमारे पास फंड अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, अगर हम कुछ नया या कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। अवॉइड्स ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, हम मतलब ज्यादा मतलब कंपनी में ज्यादा रुपया नहीं लगाए हमारा, और या फिर अंडर कम भी नहीं लगाए उस, ये हम लोग को अवॉइड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हमें जितना जरूरत है अभी के लिए उतना ही कंपनी में लगाए। और गाइड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कुछ भी हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है वो फाइनेंस पे ही डिपेंड करेगा। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग है तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो उसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट यूज्ड, तो जो हमारा इक्विटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब हो गया, और जो डेट यूज हो रहा है उसका मिक्स को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमारे जो फैक्टर्स है वो जैसे कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज कितना है हमारे कंपनी का, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, आरओई, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, टैक्स रेट कितना है, ये सब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का फैक्टर्स हो गए। फिर फिक्स कैपिटल क्या हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट है जैसे लैंड, मशीनरी ये सब, तो ये हमारा फिक्स्ड है, मतलब ये जल्दी से चेंज नहीं होगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड है। अब इसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल को, वो क्या क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या चीज का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्केल, कितना बड़ा स्केल का मतलब कितना बड़ा स्केल पे है बिजनेस, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल। फिर टेक कैसा यूज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स क्या है बिजनेस का, तो उस पर फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है फैक्टर। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डे टू डे जो ऑपरेशंस होता है बिजनेस का उसके लिए यूज आता है हमको, राइट। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो इसका ये जो इसका वर्किंग कैपिटल का फैक्टर क्या, नेचर तो है ही कि कौन कौन सा मतलब बिजनेस जो है वो किस पे डिपेंड कर, मतलब क्या कैसा बिजनेस है। क्रेडिट पॉलिसी कंपनी का मतलब फर्म का क्या है, उस पर भी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करे। प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, ये सारा चीज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। अब सबसे पहले इक्विटी शेयर क्या होता है, उसका फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो इक्विटी शेयर क्या हो गया, ओनरशिप का कैपिटल बोल लो उसको, ठीक है, ओनरशिप कैपिटल बोल लो, या फिर शेयर होल्डर का ट्रू, शेयर होल्डर्स आर ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी ओनर का या कैपिटल बोल लो, या जो शेयर होल्डर्स होता है उन लोग ही ट्रू ओनर्स होता है क्योंकि उन लोग इन्वेस्ट किया। रेसिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड एसेट्स, तो जो जो प्रॉफिट और एसेट है उस पर रेसिडुअल क्लेम, मतलब जो कंपनी है उसी का खुद का जो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर इन लोग हो गया, उन लोग ही क्लेम कर रहे हैं। तो इसका फीचर्स क्या क्या हो गया, परमानेंट कैपिटल, नो रीपेमेंट ड्यूरिंग कंपनीज लाइफ टाइम,
ये इक्विटी जो है वो परमानेंट कैपिटल होता है, कोई रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है कंपनी का लाइफ टाइम। फीचर एडवांटेजेस एक ही हो गया इक्विटी का, इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, तो जो इक्विटी होल्डर्स होता है उन लोग का वोटिंग राइट्स होता है और उन लोग पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में। डिविडेंड जो है वो वेरिएबल होता है, पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डे। प्रेफरेंस नाम से पता चले तो ये इक्विटी शेयर्स जो है उन लोग के जो उसमें जो भी इन्वेस्ट किए उसके लोग, तो उन लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड वाला लोग के बाद जो प्रॉफिट होता है बचता है वो उससे फिर दिया जाता है। ओके, और इन लोगों के वोटिंग राइट है, ये सबसे मेन बात है इक्विटी शेयर वाले लोग, जो प्रेफरेंस शेयर वाले लोगों के पास नहीं होता। फिर राइट टू रेसिडुअल एसेट्स ऑन वाइंडिंग अप, जो रेसिडुअल एसेट्स होता है उस पे इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनका मतलब राइट होता है आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज पेड, मतलब लाइबिलिटीज जब सारा पे हो गया कंपनी का उसके बाद जो भी एसेट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर लोग क्लेम कर सकते हैं। फिर नो कंपलसरी डिविडेंड, डिविडेंड अगर मतलब कंपनी का मन है तो देगा इक्विटी शेयर होल्डर को, नहीं तो नहीं देगा। नो फिक्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंपनी, तो ये एक एडवांटेज हो गया कंपनी के लिए, कोई उसके ऊपर फिक्स बर्डन नहीं रहता। इनहेंसेस कंपनीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड बोरोइंग कैपेसिटी, तो कंपनी का जो क्रेडिट वर्दीनेस है और बोरोइंग कैपेसिटी है उसको इनहेंस करता है। स्टॉप मोटिवेट्स एम्प्लॉइज बाय गिविंग ओनरशिप स्टेक, तो जो इक्विटी शेयर ऑपरेटिंग ओनरशिप जो चीज ओनरशिप कैपिटल है वो एम्प्लॉइज को जो है ओनरशिप जो है वो दे के उन लोगों को मोटिवेट कि हम लोग भी कंपनी के हिस्से या मालिक है जो भी। इश्यू ऑफ बोनस शेयर रिवॉर्ड्स लॉयल शेयर, जो लंबा टाइम तक टिके हुए रहते हैं लॉयल शेयर होल्डर्स है उनको बोनस शेयर भी मिलता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल यूजिंग डेट टू बूस्ट इक्विटी रिटर्न्स, तो ट्रेडिंग इक्विटी जो है उसका आप देखते हो शेयर मार्केट, तो ये एक से दूसरे के मतलब ट्रांसफर हो सकता है डेट, मतलब डेट यूज करके इक्विटी रिटर्न्स को मतलब आज जिस दाम पे मैं बेच दिया और मैं जिस खरीदा था जिस दाम पे उससे ज्यादा मैं बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर इसका इक्विटी शेयर्स का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिविडेंड नॉट डिडक्टिबल, डिविडेंड नॉट टैक्स डिडक्टेबल, अनलाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स जो होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स में भी कटता है, लेकिन इसका जो डिविडेंड है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। इश्यू ऑफ इक्विटी डाइल्यूट्स कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो जो इक्विटी है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है कंपनी के उसका जो शेयर है या कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो, जैसे मैं कंपनी मतलब स्टार्ट किया था तो मेरा पहले 100% स्टेक था, फिर मैं सपोज 20% दे दिया तो मेरा 80% ही रह गया कंट्रोल, फिर और 20% तो मेरा फिर उसके 60%, ऐसे करके मेरा कंट्रोल डाइल्यूट होते जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू हाईएस्ट अमंग ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हाईएस्ट रहता है, जितना भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो इक्विटी का ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि कल को कुछ भी कंपनी का ऊपर नीचे शेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही। मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली, इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी, टू मच इक्विटी में मतलब जो मार्केट प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इन्वेस्टर वही वो मैक्सिमम रिस्क वाला में कवर हो गया। टू मच इक्विटी में मीन अवॉइडिंग चीपर डेट, मतलब जो अगर ज्यादा इक्विटी शेयर रहेगा तो चीपर डेट जो है वो मतलब अवॉइड हो जाएगा, मतलब ज्यादा उन लोग के डेट नहीं आएगा। राइट्स इश्यू कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ शेयर होल्डर्स कांट अफोर्ड न्यू शेयर्स, तो अगर राइट्स इश्यू होता है शेयर का, अगर उन लोग नया शेयर नहीं ले पाता है शेयर होल्डर्स लोग, उन लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो फिर जाएगा राइट इश्यू, क्योंकि सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ही मिलता है राइट, तो वो अगर मतलब नहीं ले पाए तो वो वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उसका टाइप्स एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखेंगे। प्रेफरेंस शेयर जो है वो हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं उसको, फिक्स डिविडेंड बिफोर इक्विटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसमें मतलब दोनों का फीचर है, इक्विटी का भी और प्रेफरेंस का खुद का भी। और फिक्स डिविडेंड बिफोर इक्विटी क्योंकि इक्विटी से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि आपको बताया था। प्रायोरिटी इन रीपेमेंट जनरली नो वोटिंग राइट्स, तो रीपेमेंट जो है वो इसी के मतलब थ्रू होता है, पहले मतलब इन लोग को ही मिलता है और वोटिंग राइट्स लेकिन इन लोग के पास नहीं रहते। तो 8 टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला हो गया क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब अनपेड डिविडेंड अक्यूमुलेट्स, जमा होते जाता है वो और फ्यूचर प्रॉफिट ईयर्स में दिया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया, अनपेड डिविडेंड लैप्सेस नो कैरी फॉरवर्ड, मतलब इस साल जो हुआ वो लैप्स हो गया, उसके और कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। रिडीमेबल रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड,
तो जो फिक्स पीरियड है उसके बाद रीपे किया जाता है। इरिडीमेबल मतलब आप रिडीम या परपेचुअल बोल लो, ये कंपनी का लाइफ टाइम के टाइम नहीं रीपेमेंट होता है, मतलब कंपनी जब बंद होगा, शट डाउन होगा, वाइंड अप होगा, तभी ये दिया जाता है। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आफ्टर इक्विटी डिविडेंड। तो पार्टिसिपेट जो करता है इसमें, ये मतलब उन लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है इक्विटी डिविडेंड के बाद। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? ओनली फिक्स डिविडेंड, नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो इसमें जैसे एक्स्ट्रा मिलता है इसमें नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आफ्टर सेट पीरियड, तो ये इक्विटी में भी बदला जा सकता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा। फिर इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फिक्स्ड रिटर्न सुटेबल फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। तो इसका मतलब जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, उसमें हम लोगों ने देखा था इक्विटी वाले मैक्सिमम, इसमें जो रिस्क नहीं लेना चाहते उन लोग के लिए सुटेबल है ये, फिक्स रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें। फिर उसके प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड कैपिटल रीपेमेंट, तो जो डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट है इन लोग को प्रायोरिटी मिली है, तो ये एडवांटेज हो गया। नो डायल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें कोई मैनेजमेंट का कंट्रोल उसके हाथ से नहीं जा रहा है क्योंकि वोटिंग राइट नहीं है इन लोग के हाथ में। फ्लेक्सिबल मेनी टाइप्स ऑफ टू सूट इन्वेस्टर नीड, बहुत से अभी हम लोगों ने देखा 8 टाइप्स होता है, तो जो भी इन्वेस्टर को सूट करे वो ले सकता है वो। डज नॉट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स की तरह ये चार्ज नहीं क्रिएट करता है एसेट्स पे, राइट। उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गया? नॉट टैक्स डिडक्टेबल फ्रॉम कंपनी, डिविडेंड नॉट टैक्स डिडक्टेबल फ्रॉम कंपनी और कंपनी, मतलब इसका जो डिविडेंड है वो टैक्स में इसका मतलब आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा टैक्स में इससे। हायर कॉस्ट कंपेयर टू डिबेंचर्स, इसका डिबेंचर से अगर देखा जाए तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वोटिंग राइट्स जो है इन लोग के पास नहीं रहते, ये इन लोग का एक बहुत बड़ा, इसीलिए इन लोग पार्टिसिपेट तो मतलब नहीं कर रहे एक तरह से कंपनी में, और जो कंपनी के हाथ से कंट्रोल भी नहीं है। इन्वेस्टर्स के पास लिमिटेड कंट्रोल है और कंपनी के पास ज्यादा रहता है इस केस में। रिडेम्पशन क्रिएट्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर होगा तो रिडेम्पशन कंपनी को इस लोग को रुपया देना ही देना पड़ेगा, तो इससे फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। उसके बाद बोनस शेयर्स क्या होता है, राइट इश्यू क्या होता है, इसॉप क्या होता है, स्वेट इक्विटी क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो बोनस शेयर्स जो है वो फ्री एडिशनल शेयर्स हो गया, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है कंपनी का, उन लोग को रिजर्व और प्रॉफिट से मिलता है, इश्यू किया जाता है। तो ये एक बोनस, मतलब जैसे बोनस रुपया मिलता है वैसे बोनस शेयर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी के रिजर्व या प्रॉफिट से दिया जाता है। नो कैश रिसीव बाय कंपनी कैपिटलाइजेज रिजर्व्स, रिजर्व्स का इसमें मतलब जो है यूज किया जा रहा है, कैपिटलाइज किया जा रहा है रिजर्व को, कोई इसमें कैश रिसीव नहीं हो रहा है। इंक्रीजेस पेड अप कैपिटल, शेयर प्राइसेस एडजस्ट डाउनवर्ड प्रोपोर्शनली, पेड अप कैपिटल बढ़ा रहा है कंपनी का खाली ये, और जो शेयर प्राइसेस है वो डाउनवर्ड होता है, एडजस्ट हो जाता है प्रोपोर्शनली। फिर रिवॉर्ड्स लॉयल शेयर होल्डर, जो लॉयल शेयर होल्डर होता है उनको ही सिर्फ बोनस मिलता है जो लॉन्ग टर्म से कंपनी के साथ है। फिर नो चेंज इन नेट वर्थ, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, नेट वर्थ में कोई नहीं हो रहा है, जो रिजर्व है उसी से बस शेयर कैपिटल में चला जा रहा है, तो कोई चेंजेस नहीं आया एक तरह से कंपनी में। फिर राइट इश्यू क्या होता है? न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस बिलो मार्केट रेट, तो जो न्यू शेयर्स, राइट इश्यू के नया शेयर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो मार्केट रेट है उससे कम रेट में, बिलो, उन लोग को उससे कम रेट में मिलता है इन प्रपोर्शन टू देयर करंट होल्डिंग, मतलब जितना उन लोग का अभी होल्डिंग है इक्विटी शेयर्स का उसके इस प्रपोर्शन में उन लोग को मिलता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डायल्यूशन से, ठीक है, और रेजेस फ्रेश कैपिटल फॉर कंपनी, कंपनी के लिए जो है फ्रेश कैपिटल रेज कर रहा है। शेयर होल्डर्स कैन रिनाउंस देयर राइट, सेल देयर, मतलब जो शेयर होल्डर्स है उन लोग अपना राइट इश्यू, जो उन लोग को राइट शेयर मिलता है उसको बेच भी सकता है। बोनस, जो दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी जो बोनस और राइट शेयर्स हम लोग पढ़े, बोनस जो है फ्री होता है रिजर्व से, और जो राइट्स होता है न्यू शेयर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश, रिजर्व से वो मिल रहा है और ये न्यू शेयर्स हो रहा है डिस्काउंट में वो भी, ठीक है, उसका कोई रुपया नहीं लग रहा है, इसका इन लोगों को डिस्काउंट में मिल रहा है। फिर इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ये क्या होता है इसॉप? एम्प्लॉयज गिवन ऑप्शन टू बाई कंपनी शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो जो एम्प्लॉय है उन लोग को ऑप्शन दिया जाता है कि वो कंपनी का शेयर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में खरीद पाए, ठीक है, मतलब वो ऑब्वियसली बिलो मार्केट रेट ही होगा तभी उसमें कुछ अलग है। आफ्टर अ वेस्टिंग पीरियड, मतलब एक टाइम जब निकल जाए सारा चीज हो गया, तो जो कंपनी का जो एम्प्लॉयज उन लोग को एक मौका दिया जाता है कि उन लोग मार्केट रेट से कम में जो है कंपनी का शेयर खरीद पाए।
उसके बाद अलायंस एम्प्लॉय इंटरेस्ट विद कंपनी सक्सेस, तो इससे एम्प्लॉय भी खुश हो जाता है, कंपनी का सक्सेस में उसको भी पार्टिसिपेशन करने मिल रहा है। रिटेन्स टैलेंटेड स्टाफ, जो टैलेंटेड स्टाफ है वो कंपनी में ही रहेगा, उसके शेयर है तो। फिर मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर, एम्प्लॉयज को लगे हाँ हम लोग भी कंपनी के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो हम लोग और बढ़िया परफॉर्म करेगा। नो इमीडिएट कैश कॉस्ट टू कंपनी, तो मतलब जो कंपनी को तुरंत के तुरंत इन लोग को पैसा नहीं देना पड़ता है। फिर स्वेट इक्विटी क्या होता है, जो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उन लोग को एक डिस्काउंट में और फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन शेयर्स इशू किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ये होता है नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैल्यू एडिशन, ये सब का, इस सब में कोई जो डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट किया ये सब चीज में, तब उन लोग को मिलता है। फिर रिवॉर्ड्स नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कंपनी ग्रोथ, तो मतलब ये जो नॉन मॉनेटरी कोई कंट्रीब्यूशन किया कंपनी के ग्रोथ में हेल्प किया, मतलब जो पैसा से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो कंपनी के ग्रोथ में हेल्प हुआ है, तो वो उसको भी मिलता है। ये गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स को। डिफरेंस क्या है, जो ESOP पड़े और जो स्वेट इक्विटी, इसमें ऑप्शन रहता है बाई करने का, ये डायरेक्ट जो है उन लोग अगर सर्विस दिया कंट्रीब्यूट किया तो उन लोग को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, या फिर प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो ये वो पोर्शन होता है नेट प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता डिविडेंड की तरह, बट रिटेन मतलब बचा के, आप IPL में देखते हो ना प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे रिटेन किया जाता है बिजनेस में इसको फ्यूचर यूज के लिए। ओके, ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंस, ये कंपनी एक तरह से अपने आप को ही फाइनेंस कर रहा है फ्यूचर के लिए। अब इसका मेरिट्स क्या है रिटेन अर्निंग्स का, नो फ्लोटेशन इशू कॉस्ट, चीपर देन रेजिंग न्यू कैपिटल। अब नया कैपिटल उठाने जाएंगे उससे तो ये बहुत चीप है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो कंपनी में पैसा है उसी को बचा के हम लोग काम कर रहे हैं। नो डायल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और ज्यादा हम लोग को शेयर होल्डर्स क्रिएट करके उनसे पैसा मतलब शेयर्स इश्यू करके पैसा नहीं उठाना पड़े, तो कंट्रोल डायल्यूट नहीं होगा जो अभी शेयर होल्डर्स है। बुक वैल्यू जो शेयर्स का है उसको बढ़ा देता है ये, और मार्केट प्राइस को भी इनहेंस, उसका मतलब बुक वैल्यू बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस भी इनहेंस होगा। अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट कंडीशन, तो ये रिटेन अर्निंग हमेशा मिलेगा चाहे कैसा भी मार्केट कंडीशन हो। प्रॉफिटेबल फर्म्स कैन इजीली रिटेन अर्निंग्स, तो जो प्रॉफिटेबल फर्म होता है उन लोग आराम से रिटेन कर सकते हैं अर्निंग को, राइट। जो नहीं प्रॉफिट जिसका हो रहा है वो तो उसके प्रॉफिट ही नहीं बचा, वो कहाँ से गए, लेकिन इन लोग कर सकते। नो लीगल फॉर्मेलिटीज और ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये कंपनी खुद अपना अंदर का जो ऑलरेडी उसके पास पैसा उसी को रिटेन कर रहा है, तो कोई लीगल या वैसा फॉर्मेलिटीज या ऑब्लिगेशंस नहीं होते कंपनी के। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, तो जो बाहर से बोरो करना है वो हम लोग अपने प्रॉफिट से बचा के रख रहे हैं, राइट। तो डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग उसी से बचा के रख रहे हैं, तो हम लोग को बाहर वालों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, बोरो नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्री, अब ये हम लोग खुद ही अपना ही पैसा किसको इंटरेस्ट देंगे। डीमेरिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शेयर होल्डर्स लूज इमीडिएट डिविडेंड इनकम, तो जो डिविडेंड मिल सकता था शेयर होल्डर्स को वो रिटेन हो गया, तो जो शेयर होल्डर्स है उन लोग का डिविडेंड इनकम एक तरह से लॉस हो जा रहा है। मे लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन इफ रिटेन्ड एक्सेसिवली, अगर ज्यादा ही रिटेन्ड अर्निंग्स कर ले तो ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब ज्यादा ही पैसा हम लोग बचा के रख सकते हैं, वो भी सही नहीं है क्योंकि वो वेस्ट होगा पड़ा पड़ा। शेयर होल्डर्स हैव नो से इन हाउ रिटेन्ड अर्निंग्स आर यूज, तो जो शेयर होल्डर्स है उनका कोई डिसीजन नहीं होता इस चीज में कि रिटेन अर्निंग कैसे यूज किया जाएगा, राइट। टैक्स इम्प्लीकेशन, समटाइम्स डिविडेंड टैक्स पेबल फॉर रिटेंशन, तो कभी कभी क्या होता है जो डिविडेंड टैक्स होता है वो रिटेंशन जो करते हैं उसके लिए पेबल होता है, तो टैक्स उन लोग का लगेगा। उसके बाद रिड्यूसेस शॉर्ट टर्म कैश अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, तो जो शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म कैश मिल सकता था वो कम हो गया क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया। डज नॉट वर्क फॉर लॉस मेकिंग कंपनी, जो लॉस है उन लोग कहाँ से बेचारा रिटेन करें, उन लोग के पास पैसा ही नहीं है और रिटेन ऊपर से कहाँ करें। मे बी मिस यूज इफ मैनेजमेंट लैक्स अकाउंटेबिलिटी, अगर मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं है तो फिर मिस यूज भी हो सकता है इसका, तो इधर उधर पैसा हो सकता है, राइट। अब डिबेंचर्स क्या होता है वो हम देखेंगे।
अब हम देखेंगे डिबेंचर्स क्या होता है। तो डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेज, जैसे शेयर होता है वैसे ही डिबेंचर भी एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है ऑफ डेट इश्यूड बाय अ कंपनी कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जिसको भी इशू किया जाता है उससे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, पेबल एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब जिसको भी इशू किया जा रहा है डिबेंचर्स उसको एक इंटरेस्ट दिया जाएगा एक स्पेसिफाइड इंटरवल, मतलब टाइम पीरियड में, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जिसको डिबेंचर इशू किया उसको इन लोग को इंटरेस्ट देना होगा। अब डिबेंचर्स जो है वो 6 टाइप का होता है, सिक्योर्ड या मॉर्टगेज भी बोलते हैं उसको, मतलब कुछ हम लोग मॉर्टगेज जो रखते हैं। चार्ज ऑन कंपनी एसेट्स सेफेस्ट फॉर इन्वेस्टर, तो ये कंपनी का एसेट्स पे चार्ज है और इन्वेस्टर्स के लिए सेफेस्ट है, कुछ गिरवी रखते हैं ना मॉर्टगेज। अनसिक्योर्ड हो गया नेकेड या सिंपल डिबेंचर्स, जिसपे कोई चार्ज नहीं लगता है, प्योरली ऑन ट्रस्ट हायर रिस्क, लेकिन इसमें रिस्क भी हायर है। इसमें मतलब ये पूरा ट्रस्ट पे चलता है लेकिन रिस्क बहुत हायर हो गया इस पे। फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है, रीपेड ऑन अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, जैसा कि अभी उसमें देखा था हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ये सब में। फिर कन्वर्टेबल क्या हो गया, कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स एट होल्डर्स ऑप्शन। तो मतलब इक्विटी शेयर्स में अगर जो भी जिसके पास डिबेंचर उन लोग इसको इक्विटी शेयर में भी बदल सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल नहीं कन्वर्ट कर सकता है और उसको कैश में रिडीम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो अब ये डिबेंचर्स का एडवांटेजेस क्या है, नो डायल्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कंट्रोल, होल्डर्स कंट्रोल, इक्विटी होल्डर्स कंट्रोल, क्योंकि ये मतलब वैसा जो है उन हिस्सा उन लोग का नहीं और आगे बढ़ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, रिड्यूसेस टैक्स बर्डन, तो टैक्स में से हम लोग को डिस्काउंट मिल जाता है तो ये रिड्यूस करता है टैक्स बर्डन। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस वर्सेस इक्विटी, इक्विटी से ये भी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि अपना कंपनी को शेयर भी नहीं मतलब और शेयर होल्डर भी नहीं बनाना पड़ा और उसको फाइनेंस भी मिल जा रहा है। फिक्स रिटर्न सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो ये फिक्स रिटर्न क्योंकि इसमें मिलता है तो ये कंजर्वेटिव जो ज्यादा मतलब देख देख के चलते हैं वैसा मतलब उनके लिए भी सही है, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए सही होता है डिबेंचर। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन बर्डन इवन ड्यूरिंग लॉस मेकिंग ईयर्स, इन लोगों लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो इन लोगों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। फिर इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क एंड गियरिंग, फाइनेंशियल रिस्क और गियरिंग जो है वो बढ़ाता है ये मतलब और ज्यादा कंपनी का। रीपेमेंट एट मेच्योरिटी इज द कैश आउटफ्लो, कंपनी का जो कैश है वो बाहर निकल रहा है कंपनी से, रीपेमेंट जब हो रहा है। रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंस लिमिट कंपनी डिसीजन, तो इसका जो इतना रेस्ट्रिक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे कंपनी का जो डिसीजन है उसको लिमिट कर देता है डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, तो सिक्योर्ड जो होता है वो चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करता है तो वो कंपनी के लिए खराब है। अब शेयर्स और डिबेंचर्स का ये आपको एक डिस्टिंक्शन टेबल मिल गया, इसमें आप देख सकते हो पूरा कि कौन नेचर के हिसाब से ओनरशिप कौन होल्ड करता है, इसमें कौन करता है। तो ये आप या तो लिख सकते हो वीडियो को रोक के, या आपको जैसा कि मैंने बोला टेलीग्राम में मिल जाएगा लिंक। उसके बाद लोन्स फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, ये हमारा यूनिट 2 का ही चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है। तो लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, वो लॉन्ग बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, एसेट्स को मतलब हम लोग एसेट को एज ए सिक्योरिटी उन लोग के पास रख के हम लोग लोन्स जो उठाते हैं वो हो गया। फिर बैंक क्रेडिट जो है वो टर्म लोन होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट होता है, बिल डिस्काउंटिंग होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है, क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ कंपेयर टू इशूइंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो इश्यू हम लोग अभी देखे डिबेंचर शेयर वो सबसे ज्यादा जल्दी ये मिल जाता है इससे पैसा। फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट एंड रीपेमेंट शेड्यूल, तो इसका जो लोन अमाउंट है वो फ्लेक्सिबल रहता है और एक रीपेमेंट का शेड्यूल रहता है, तो पहले से हम लोग को पता चल रहता है हम लोग को कब चुकाना है, तो उसी के हिसाब से। नो डायल्यूशन ऑफ इक्विटी कंट्रोल, तो ये कंपनी के लिए बढ़िया है क्योंकि उसका इक्विटी जो है वो किसी और के हाथ में नहीं जा रहा है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब वो टैक्स में उससे डिस्काउंट हम लोग को मिल जाता है, या रिबेट बोल लो, टैक्स का रिबेट मिल जाता है हम लोग को, राइट। तो जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब हम लोग को टैक्स में रिबेट मिल जाता है।
प्री पेमेंट अलाउड इन मेनी केसेस, तो पहले से ही पेमेंट कर सकते हैं हम लोग अगर हम लोग के पास पैसा है, ताकि हम लोग बाद में इधर उधर नहीं हो। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, लोन्स जो हम लोग कमर्शियल बैंक से एज ए कंपनी लेते हैं, एसेट जो है वो चार्ज किया जाता है, तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है कंपनी का। बैंक्स इम्पोज रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स, कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, मतलब गिरवी कुछ ना कुछ रखना होगा हम लोग को बैंक के पास। फिर ये हो गया लोन जो हम लोग कमर्शियल बैंक से लेते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक मतलब हम लोग लोन लेते हैं, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है। तो इन लोग का एडवांटेजेस क्या है, बैंक से ज्यादा लंबा समय के लिए इन लोग रीपेमेंट पीरियड देता है, टेक्निकल एंड मैनेजरियल गाइडेंस ऑफर करता है, फिर रीफाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है इन लोग के पास, गवर्नमेंट बैक्ड है, मोर फ्लेक्सिबल टर्म्स रहता है इन लोग का और सेफ भी है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब जो इकोनॉमी का प्रायोरिटी सेक्टर्स है, जो जरूरी सेक्टर्स है, उसके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो इन लोग का अप्रूवल प्रोसीजर होता है वो बहुत लेंदी रहता है और बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक्स इन्वॉल्व रहता है उसमें। हैवी डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैटरल रिक्वायर्ड, तो कोलैटरल जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है कोलैटरल का, क्योंकि इसमें ये हम लोग को इतना इजीली मतलब इतना सा ऑप्शन मिले तो उसमें कुछ तो रहेगा वैसा। रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स, जो रेस्ट्रिक्शन है डिविडेंड्स पे, वो फर्दर बोरोइंग और वो सब जो है ये रेस्ट्रिक्टिवनेस है, तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेड टू सर्टेन टाइप साइजेस ऑफ बिजनेस, तो ये कुछ कुछ बिजनेस जो और साइज जो बिजनेस का उसके हिसाब से उन लोग को ही मिलता है, ये लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, वो लॉन्ग टर्म था बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्रेडिट आ गया, जो सप्लायर है वो क्रेडिट देता है परचेज के लिए, कोई इमीडिएट कैश आउटफ्लो आपका कंपनी का नहीं होगा। सप्लायर से रिलेशनशिप भी बढ़िया होता है, ओनली फॉर क्रेडिट वर्दी फर्म्स, मतलब जिसका जो पहले बढ़िया से वापस रिटर्न बैक के चुकाया पैसा उन लोग को ही मिलेगा। मोस्ट कॉमन शॉर्ट टर्म सोर्स, फिर बैंक लोन्स जो है शॉर्ट टर्म वाला, वो हम लोग जो पढ़े थे वो लॉन्ग टर्म था, तो ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्लेक्सिबल रहता है ये। फिर इंटरेस्ट ओनली अमाउंट यूज्ड, जिस जो हम लोग अमाउंट यूज किया है सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, हम लोग के अकाउंट में पैसा आ जाता है, जो अमाउंट यूज किया उस पर लगेगा। कोलैटरल में भी नीडेड क्विक अप्रूवल, ये जो है क्विक अप्रूवल इसका एक हम लोग को मिल जाता है। Public deposit company accepts deposit from public for 1 to 3 years, cheaper than bank loans. NBFC और कंपनी टेक्स डिपॉजिट्स, तो ये जो पब्लिक डिपॉजिट है ये कंपनी जो है वो पब्लिक से 1 से 3 साल के लिए पैसा लेता है, ये बैंक लोन से भी सस्ता होता है। और जो एनबीएफसी है या फिर कंपनी जो है वो डिपॉजिट लेता है ये, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रिस्क जो है वो कंपनी जो डिफॉल्ट कर सकता है और ये सारा जन के लिए सुटेबल नहीं होता है, राइट। तो कस्टमर एडवांसेस, advance payment received from customer before delivery, zero cost to company, reduces working capital need, common in custom orders, real estate। तो कस्टमर जो है उन लोग से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं कंपनी, तो डिलीवरी के भी पहले जीरो कॉस्ट रहता है, कंपनी का कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। और वर्किंग कैपिटल का जो जरूरत है, अगर बहुत जन से एडवांस में पहले ही पैसा मिल जाए तो वर्किंग कैपिटल का खुद से कुछ इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। कॉमन इन कस्टम ऑर्डर्स, रियल एस्टेट, मतलब जो प्रॉपर्टी वाला काम होता है उसमें, और कोई कस्टम वाला जो रहता है काम, मतलब जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स ये सब रहता है उसमें एडवांस ले लेता है। फिर और क्या हो गया शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में, फैक्टरिंग, सेलिंग रिसीवेबल्स या डेटर्स, मतलब मेरा जो कंपनी का मेरे को जिससे पैसा मिलने वाला है वो मैं एक फैक्टर मतलब तीसरे आदमी को दे दिया कि जब टाइम होगा तब तुम इससे जाके रुपये ले एट अ डिस्काउंट, मतलब उसको कम दाम में, मतलब मैं ज्यादा रुपया दे दे रहा हूँ। इमीडिएट कैश इनफ्लो, तो वो मेरे को तुरंत पेमेंट कर दे रहा है मेरा डेटर लेके। फैक्टर्स टेक ओवर कलेक्शन, फिर उन लोग वहां पे जाके ज्यादा रुपया ले लेता है उससे। कॉस्टली, डिस्काउंट इक्वल टू कॉस्ट, तो ये कंपनी के लिए लेकिन कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि उसको जिसको भी थर्ड पार्टी को फैक्टर को दे रहा है उसको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना रिसीवेबल समय से पहले अगर लेने। 2 टाइप्स होता है इसका, रिकोर्स, नॉन रिकोर्स। अब आईसीडी और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ये आपके शायद बुक में अलग अलग दिया होगा यहाँ पे साथ में। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या हो गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है जो कंपनीज के बीच में, खुद मतलब कंपनीज एक दूसरे के पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या हो गया, हायर परचेज, फर्म्स यूज एसेट एंड पेज इन इंस्टॉलमेंट विदाउट फुल अपफ्रंट पेमेंट। जो फर्म है वो एसेट यूज करता है, हायर परचेज किसको बोलते हैं, फर्म जो है वो
मतलब इंस्टॉलमेंट में, मतलब पूरा एक बार में पेमेंट नहीं किया, यूज करते जा, दे दे पैसा देते जा रहे। तो ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गया। लॉन्ग टर्म हम लोगों ने देख लिया। अब ये इसका एक क्विक रिवीजन दिया हुआ चैप्टर 2 और 3 का। ओके, तो ये आप देख लेना। तो हमारा चैप्टर 2 और 3 भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बैंकिंग के तरफ, जो यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। तो ये मे भी मतलब 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा कितना डिटेल में पूरा सारा टॉपिक्स कवर किया हुआ है। तो इसीलिए मतलब आप इसको एट फेस वैल्यू जो लिखा हुआ है वो मत लेना विद इन वन, क्योंकि आप लोगों ने देखा ये पूरा बुक आपका 4 चैप्टर भी अगर सोचो 1.5 घंटा में भी हो जाता है, तो कितना बड़ा बात है रिविजन अगर 1.5 घंटा एक आपको देख बस बैठ के देखना है वीडियो। तो बैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स इन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग कवर करेंगे। तो वही इसका रोड मैप दिया है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, फिर ई बैंकिंग, ये सब मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, यूपीआई, ई वॉलेट, डिजिटल बैंकिंग, ये सब हम लोग सारा चीज सीखेंगे। तो आरटीजीएस क्या होता है? सबसे पहले आरटीजीएस हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब आप तुरंत के तुरंत एकदम आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और ये कौन ऑपरेट करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, मतलब हमारा सेंट्रल बैंक। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक्स, मतलब एक बैंक से दूसरा बैंक ऑन अ ग्रॉस बेसिस। मतलब मेरा सपोज एक दूसरा कोई नाम से एचडीएफसी में अकाउंट है और एक मेरा दूसरा सपोज आईसीआईसीआई में, तो मेरे को दो बैंक के बीच में जब ट्रांसफर रियल टाइम में करना है तो उसको बोलते हैं, वो मतलब आरटीजीएस से होता है। ईच ट्रांजैक्शन सेटल्ड इंडिविजुअली एंड इमीडिएटली। तो सारा जो ट्रांजैक्शन है वो इंडिविजुअली होता है और इमीडिएटली होता है। अब इसका टाइमिंग क्या है? ये 24/7 अवेलेबल रहता है। ये आपको बहुत याद रखना है, ये हो सकता है आपका एमसीक्यू में भी दे दे। और ये वीकेंड्स में जो है और हॉलीडेज में कुछ भी हो, दिसंबर 2020 से आरबीआई जो है उसको पूरा 24/7, चाहे हॉलीडे हो चाहे कुछ भी हो, इसको अवेलेबल करवा दिया है। तो ये बहुत बढ़िया काम है। और ये हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शंस होता है उसके लिए, जैसे बिजनेस पेमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स, लार्ज बी टू बी, तो जो बड़ा बड़ा पेमेंट्स होता है उसके लिए ये सुटेबल है। इरिवोकेबल, एक बार सेटल हो गया, हाँ इसका एक ये बात है, एक बार सेटल हो गया तो ये रिवर्स नहीं कर सकता सेंडिंग बैंक। मतलब जिस बैंक में हम लोग पैसा जैसे एचडीएफसी से आईसीआईसीआई में भेजा, तो आईसीआईसीआई वापस अब एचडीएफसी में रिवर्स बैक नहीं कर सकता। फाइनल होता है और कंप्लीट होता है। मिनिमम अमाउंट जो है इसका कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए, उससे नीचे आरटीजीएस नहीं कर सकते, और कोई ऊपर का मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो ये सब याद रखना है। सेटलमेंट जो है वो रियल टाइम होता है, इंस्टैंटेनियस सेटलमेंट, नो डिले, नो बैच प्रोसेसिंग, मतलब कोई भी रुकावट या कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका इंटरनेट सही है तुरंत के तुरंत होगा। चैनल किस चैनल के थ्रू होता है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है ये, और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू होता है, राइट। और ब्रांच, जो बैंक इनिशिएटेड ब्रांच है उसके थ्रू होता है, जिसमें मतलब आरटीजीएस करता है। आरबीआई जो है इसका ओवरसाइट, मतलब इस पे पूरा लुक वॉच करता है, ठीक है, मैनेज आरबीआई करता है। लार्जेस्ट फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन इंडिया, तो ये लार्जेस्ट फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है इंडिया का। उसके बाद एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ये ऑपरेट, ये भी आरबीआई ही करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेटल्ड इन बैचेस, वो जैसे बैचेस में नहीं था आरटीजीएस, ये बैचेस में या साइकिल्स में, एवरी हर 30 मिनट में बैच के, अनलाइक आरटीजीएस नॉट इंस्टेंट, सेटल पीरियोडिकली, हर 30 मिनट में ये होता है। फिर टाइमिंग, ये भी 24/7 होता है, सारा दिन इंक्लूडिंग संडेज एंड बैंक हॉलीडेज सिंस दिसंबर 2019। तो ये भी सेम है। इसका यूज एनी वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए काम आ सकता है। वाइडली यूज फॉर सैलरी ट्रांसफर, वेंडर पेमेंट, जो कंपनी में काम करते लोग उन लोगों का सैलरी ट्रांसफर, वेंडर पेमेंट, पर्सनल रेमिटेंसेस, ये सारा चीज के लिए, मतलब पर्सनल यूजेस। स्पीड नियर रियल टाइम, मतलब रियल टाइम जितना ही इसका स्पीड है, बट स्लाइट डिले ऑफ अप टू 30 मिनट्स वर्सेज आरटीजीएस इंस्टेंट सेटलमेंट। तो आरटीजीएस में तो एकदम अब भी मैं भेजा अब भी आ गया वैसे, लेकिन इसमें 30 मिनट का डिले हो सकता है। मिनिमम अमाउंट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। कैन ट्रांसफर इवन ₹1, मतलब 1 रुपया भी आप भेज सकते हो एनईएफटी के थ्रू। कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है, जैसे उसमें तो आरटीजीएस में 2 लाख था, इसमें कोई मिनिमम लिमिट, सॉरी, इसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं। फिर सेटलमेंट, डेफर्ड नेट सेटलमेंट,
मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो एक्यूमुलेट होता है और बैचेस में हर 30 मिनट में भेजा जाता है। फिर चैनल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंक ब्रांच, एटीएम, ये सब के थ्रू। कॉस्ट जो है वो एनईएफटी चार्जेस जो है वो सेविंग्स अकाउंट के लिए आरबीआई हटा चुका है सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए, और मिनिमल चार्जेस जो करंट अकाउंट में भी लेता है, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लेता। अब आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, तो ये आरबीआई नहीं करता है ऑपरेट, ये कौन कर रहा है? एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मीनिंग ये भी इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम के थ्रू। ये भी 24/7/360, मतलब चाहे हॉलीडे हो कुछ भी हो, ये भी चलता है। इसका वही आप ये जान चुके हो। यूज क्या? अर्जेंट स्मॉल टू मिड वैल्यू ट्रांसफर, पर्सन टू पर्सन मर्चेंट पेमेंट्स। मतलब जो स्मॉल टू मिड वैल्यू ट्रांसफर, वो तो जो आरटीजीएस है वो बिग वैल्यू के लिए था, एनईएफटी जो एनी पेमेंट, और ये जो आईएमपीएस ये मिड स्मॉल टू मिड वैल्यू है। पर्सन टू पर्सन का होता है मर्चेंट पेमेंट, मतलब जो बिजनेस आपको कोई शॉप या वैसा जगह पे करना है। आइडेंटिफायर्स कैन ट्रांसफर यूजिंग एमएमआईडी, मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर प्लस मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर प्लस आईएफसी। तो ये सब का यूज करके या तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर प्लस मोबाइल नंबर के थ्रू, या फिर अकाउंट नंबर प्लस आईएफसी जो आईएफएससी कोड होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। फिर इसका मिनिमम ट्रांजैक्शन 1 रुपया भी हो सकता है, मैक्सिमम इसमें लिमिट है। उन दोनों में आरटीजीएस और एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं था, इसमें है 5 लाख का। बैंक पे डिपेंड करता है, और इंस्टेंट सेटलमेंट है, इमीडिएट रियल टाइम सेटलमेंट, फास्टेस्ट ऑफ द थ्री। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस में आईएमपीएस जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। वही मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बेस्ड एटीएम। डिफरेंस क्या है आईएमपीएस और आरटीजीएस में? बहुत इंस्टेंट, दोनों हम लोग देखते हैं इंस्टेंट है आईएमपीएस और आरटीजीएस, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख है, इसमें मिनिमम 1 रुपीज भी कर सकते हैं। आईएमपीएस स्मॉलर के लिए और अर्जेंट ट्रांसफर्स के लिए। अब ये सबका आपको एक जगह डिफरेंस मिल जाएगा, इससे आप देख लो कितना क्विक रिवीजन कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो वीडियो रोक के, या आपको जैसा बोला मिल जाएगा पीडीएफ, राइट? तो अब ये एक शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है याद करने के लिए, जो रिच एंड आरटीजीएस, रिच एंड रियल टाइम मिनिमम 2 लाख, एनईएफटी नॉर्मल एंड नियरली इंस्टेंट, एनी अमाउंट एनी बैचेस, और आईएमपीएस का इंस्टेंट मोबाइल, मतलब 1 रुपया 24/7/365। अब ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेट विदाउट विजिटिंग अ फिजिकल ब्रांच। तो जो फिजिकल ब्रांच आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप अपना कहीं से भी बैठ के इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इसको नेट बैंकिंग भी बोलते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं, राइट? अब इसका फीचर्स जो है और एडवांटेजेस जो है वो क्या क्या है? 24 एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस है, फंड ट्रांसफर, वो तीनों जो अभी हम लोग पढ़े, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस। फिर यूटिलिटी बिल्स, ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, चेकबुक, स्टॉप पेमेंट, ये सब कर सकते हैं। लोन्स के लिए भी अप्लाई इनफैक्ट कर सकते हो, एफडी भी, आप फिक्स डिपॉजिट भी ऑनलाइन कर सकते हो। फिर जो फॉर्म 26 है, टीडीएस सर्टिफिकेट है, ये सब भी आजकल जो बैंक का ऐप है, अगर आप लोग अपने पापा मम्मी ये सब को यूज करते हैं, खुद भी अगर आप करते हो तो आपको पता ही होगा। इसका एडवांटेजेस क्या है? हाईली कन्वीनियंट होता है, कोई ब्रांच में नहीं जाना पड़े, टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव है, 24/7 अवेलेबल है, रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड मैनुअल एरर्स, रियल टाइम ट्रांजैक्शन अपडेट्स। तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? वो सब जो साइबर क्राइम होता है, फिशिंग, हैकिंग, मालवेयर, ये सब सिक्योरिटी रिस्क रहता है। रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा प्रॉपर, वो नहीं एक्सेस कर सकता। टेक्निकल ग्लिचेस कैन डिस्टर्ब सर्विसेज, अब टेक्नोलॉजी है, कुछ भी ग्लिच आ सकता है, कोई भी दिक्कत आ सकता है, तो सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एल्डरली सेमी लिटरेट यूजर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, तो जो सेमी लिटरेट जो यूजर्स है उन लोग को डिफिकल्ट लगता है इसको ऑपरेट करने में। और रिस्क ऑफ ऑथराइज एक्सेस इफ पासवर्ड शेयर्ड, तो अनऑथराइज सॉरी, तो पासवर्ड अगर आप किसी के शेयर करते तो अनऑथराइज कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट वेबसाइट टारगेटिंग कस्टमर्स, आपके संग फ्रॉड हो सकता है इसमें, जो वेबसाइट मतलब फ्रॉड है उसमें अगर कस्टमर चला जाए। पावर फेलियर, सर्वर डाउन, अफेक्ट्स एक्सेस, अगर कुछ वैसा भी होता है कुछ भी। लार्ज विड्रॉल स्टिल रिक्वायर ब्रांच, अगर ज्यादा आपको बड़ा अमाउंट विड्रॉ करना है तो अभी भी ब्रांच जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट्स क्या हो गया? मेकिंग पेमेंट्स वाया इंटरनेट यूजिंग बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट, ये तो आजकल सबको आइडिया रहता है क्या होता है।
और ये ई कॉमर्स, बिल पेमेंट्स, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के लिए होता है। अब मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? एसएमएस अलर्ट, फंड ट्रांसफर, पेमेंट्स, ये सब हो गया। तो आपका जितना भी डेबिट या क्रेडिट होगा ट्रांजैक्शन, वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा इंस्टेंट। अकाउंट बैलेंस अलर्ट आ जाएगा, ओटीपी आ जाता है ट्रांजैक्शन, ये तो आजकल सबको पता है, सारा जन यूज करता है। लो बैलेंस अलर्ट्स आ जाएगा। नो ऐप और इंटरनेट नीडेड वर्क्स ऑन बेसिक फोन्स, मतलब ये बेसिक फोन पे एसएमएस वाला चीज तो काम करेगा। प्रोवाइड सिक्योरिटी कैच अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस इंस्टेंटली, तो ये इंस्टेंटली अनऑथराइज जो ट्रांजैक्शन रहता है उसको कैच कर लेता है। फिर मेकिंग पेमेंट्स क्या हो गया? यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये सब हम लोग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, प्रीमियम पेमेंट, ईएमआई पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट, स्कैन एंड पे एट मर्चेंट्स, क्यूआर कोड के थ्रू आजकल सब कोई करता है। गवर्नमेंट सर्विस फीस, चालान वालान सब हम लोग दे सकते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्या होता है? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो ये मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू जो है फंड्स हो सकता है। अभी हम लोग पढ़े थे यूपीआई पेमेंट, आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड यही है, यूपीआई वाला पेमेंट मेथड। इंटर बैंकिंग एंड इंट्रा बैंकिंग, इंट्रा बैंक ट्रांसफर्स, मतलब एक सेम ब्रांच में ट्रांसफर, इंटर बैंकिंग, इंट्रा मतलब एक बैंक से दूसरा बैंक। शेड्यूल फ्यूचर डेट ट्रांसफर्स पॉसिबल, आप पहले से शेड्यूल करके रख सकते हो कोई भी आपका फ्यूचर में पेमेंट अगर है तो। वर्क्स 24/7 × 365 डेज, ट्रांजैक्शंस लिमिट सेट बाय बैंक फॉर सिक्योरिटी, तो एक बार में ज्यादा अमाउंट आपके संग अगर फ्रॉड भी होता है तो बैंक जो है लिमिट कर देता है अमाउंट का, ताकि ज्यादा हार्म नहीं हो। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या है मोबाइल बैंकिंग का? इंटरनेट के बिना भी एसएमएस और इससे हो सकता है। ऑलवेज अवेलेबल, फोन अगर कैरी, क्योंकि हमेशा सबके पास रहता है। नेट बैंकिंग से भी ज्यादा क्विक है। जियो लोकेशन फीचर्स फॉर नियर बाई एटीएम ब्रांचेस। डिसएडवांटेज क्या? फोन चोरी हो गया तो रिस्क रहेगा। लिमिटेड ट्रांजैक्शन लिमिट्स। सिम स्वैपिंग फ्रॉड रिस्क, सिम जो है आपका कोई स्वैप कर लिया। स्मॉल स्क्रीन, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब जो स्मॉल स्क्रीन है उसमें कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड जो है वो क्या होता है वो तो सबको मालूम है, वो ये सेविंग्स और करंट अकाउंट से जुड़ा हुआ रहता है और इमीडिएटली जो है डिडक्ट हो जाता है यूज पे रुपया इससे। और अभी हम लोग डेबिट कार्ड पढ़ रहे हैं। मनी कम्स फ्रॉम योर ओन बैंक अकाउंट, हम लोग का बैंक अकाउंट में पैसा है, एक बैलेंस जो अवेलेबल है उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। एटीएम विड्रॉल, फिर पॉइंट ऑन सेल परचेज, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब के लिए होता है। पिन रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी। लोअर रिस्क ऑफ डेट एक्यूमुलेशन, एडवांटेजेस है कि कोई भी रिस्क या डेट इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो नहीं लग रहता है, मतलब। और इजी टू गेट, मतलब जो डेबिट कार्ड है वो अकाउंट होल्डर को आराम से मिल जाता है। एनकरेजेस डिसिप्लिन स्पेंडिंग, जो स्पेंडिंग है वो डिसिप्लिन तरीका से होता है इसमें, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा तो आप नहीं स्पेंड कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में। डिसएडवांटेज है लिमिटेड यूज, बैलेंस इज लो, जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज, अगर आपको कभी जरूरत है आपका बैलेंस लो तो आप यूज नहीं कर पाओगे। लेस वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, तो ये इंटरनेशनली डेबिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट होता है। क्रेडिट कार्ड क्या हो गया? बाई नाउ पे लेटर, मतलब अभी खरीद लो पैसा बाद में देना। बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट लिमिट, रीपेड मंथली, तो ये मंथली जो है वो रीपे किया जाता है, मतलब आप अभी खर्चा किए फिर एक महीना बाद आपको पैसा देना रहेगा। मनी इज बोरोड फ्रॉम बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, इंटरेस्ट चार्ज इफ नॉट रीपेड बाई ड्यू डेट, तो मनी जो है वो बैंक या कार्ड कंपनी जो है उससे बोरो किया जाता है, और अगर ड्यू डेट तक हम लोग नहीं देते तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इसमें। कैन स्पेंड अप टू क्रेडिट लिमिट, नॉट ओन बैलेंस, तो जितना आपका कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट का लिमिट है उतना आप खर्चा कर सकते हो, खुद का बैलेंस से इससे कोई लेन देन नहीं है। यूजफुल फॉर लार्ज परचेजेस, ईएमआईज, ट्रैवल, ये सब में काम आता है। आपको एक बार अपने पास से पैसा नहीं देना, एक महीना बाद आप पैसा दे सकते हैं। इमरजेंसी यूज के लिए रिवॉर्ड्स, कैशबैक भी मिलता है इसमें। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस रहता है क्रेडिट कार्ड का नॉर्मली। डिसएडवांटेज हाई इंटरेस्ट इफ डिलेड, अगर आप डिले कर दिए तो इंटरेस्ट जो है वो बहुत जोर का लगता है। डेट ट्रैप रिस्क, मतलब आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो अगर आप मतलब ज्यादा अमाउंट खर्चा करते जाओगे करते। फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड भी हो सकता है। फिर एटीएम क्या होता है? 24/7 कैश विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट है। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तो 24/7 जो है अकाउंट से आप जो है पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो, और बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो एटीएम से। कैश डिपॉजिट भी हो सकता है सीडीएम या एटीएम में, आजकल वो भी फैसिलिटी आ गया। फिर चेकबुक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अब यूपीआई और ई वॉलेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट जो है वो क्या हो गया? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, मतलब अपना घर पे बैठे बैठे जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज आपको जाके करना, अब आप टेक्नोलॉजी के यूज से
उसको घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट और सारा डिजिटल चैनल्स इसमें आ गया। तो यूपीआई क्या होता है, उसका फुल फॉर्म हो गया यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। तो सिंगल मोबाइल इंटरफेस है इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट के लिए, बिल्ट बाय एनपीसीआई। तो ये बैंक टू बैंक पेमेंट के लिए इंस्टेंट जो है एक मतलब मोबाइल इंटरफेस बिल्ट किया गया जो एनपीसीआई बिल्ट किया है। और पहले भी हमने देखा था एनपीसीआई के बारे में। और इसका फीचर्स क्या, 24/7/365 बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो सकता है इसमें। यूजेस वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसे कोई भी @बैंक जो हमारा यूपीआई आईडी होता है। नो नीड टू शेयर बैंक अकाउंट और आईएफसी। स्कैन क्यूआर कोड और एंटर वीपीए टू पे, या तो आप क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पे कर सकते हो या अपना वीपीए पे मतलब यूज करके। सिंगल प्लेटफॉर्म वर्क्स अक्रॉस ऑल यूपीआई इनेबल्ड बैंक्स। तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो सारा यूपीआई इनेबल्ड बैंक्स है उसके थ्रू काम करता है अक्रॉस। लिमिट इसका कितना है, 1 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन। 2 लाख जो है वो सिलेक्टेड बैंक्स वाला लोग ही देता है, नॉर्मली 1 लाख ही होता है। फिर पॉपुलर ऐप्स इसके लिए क्या क्या होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, ये सब आपको पता ही होगा, आजकल बहुत कॉमन यूज होता है। एडवांटेजेस इसका, इंस्टेंट है ये पेमेंट, इंस्टेंट, सिक्योर है, फ्री है, इंटर ऑपरेबल है, नो बैंक डिटेल्स शेयर्ड, मतलब कोई भी बैंक का आप यूज कर सकते हो मतलब ट्रांसफर करने के लिए, और बैंक डिटेल इसमें शेयर नहीं कर, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू या यूपीआई आईडी के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू हो जाता है। डिसएडवांटेज, स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए इसमें, ट्रांजैक्शन लिमिट है इसका, फ्रॉड रिस्क वाया अननोन क्यूआर। अननोन क्यूआर के थ्रू आपको कोई बोला कि ये मतलब इस चीज का पेमेंट करना है और आप अननोन क्यूआर में अगर कर दिए दूसरी जगह आपका पैसा चला जाएगा। ई वॉलेट या डिजिटल वॉलेट क्या होता है, एप्स दैट स्टोर्स प्रीपेड मनी फॉर मेकिंग क्विक डिजिटल पेमेंट्स। तो जो ऐसा ऐप जो प्रीपेड मनी को स्टोर करता है आपका, मतलब आपका बैंक से रुपया लेके वो एक वॉलेट जैसा ई वॉलेट होता है उसमें स्टोर कर लेता है ताकि आप बाद में क्विक डिजिटल पेमेंट्स कर पाओ। इसमें क्या होता है, बैंक से वॉलेट में रुपया स्टोर होता है प्रीपेड, मर्चेंट्स को पे कर सकते हैं, रिचार्जेस कर सकते हैं, मनी सेंड कर सकते हैं। नो नीड फॉर बैंक अकाउंट एक्सेस ईच टाइम। तो बैंक अकाउंट जो है आपको बार बार नहीं एक्सेस करना पड़ेगा अपना। पॉपुलर ई वॉलेट वही पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, मोबीक्विक, रिचार्ज आजकल सबको पता है। फिर ये टाइप्स इसका ओपन होता है, फुल बैंक फीचर्स वाला होता है, सेमी क्लोज्ड होता है, लिमिटेड मर्चेंट, क्लोज ओनली वन कंपनी, एक कंपनी के लिए ई वॉलेट। एडवांटेजेस, बहुत फास्ट है, एक टैप में पे हो जाता है, वर्क्स इवन विदाउट बैंक अकाउंट, मतलब वॉलेट के लिए आपको बैंक अकाउंट का भी जरूरत नहीं है। कैशबैक एंड रिवॉर्ड ऑफर्स फ्रीक्वेंट, तो इसमें कैशबैक और रिवॉर्ड ये सब बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। डिसएडवांटेज, फंड लॉक्ड इन वॉलेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, केवाईसी रिक्वायर्ड फॉर हाई लिमिट्स। तो इसका फंड जो है वो वॉलेट में आपका फंस गया, अब आप उसको सिर्फ पेमेंट ही कर सकते हो और उसको और कोई चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। और जो आपका यूनिवर्सली जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है जो वॉलेट है, और केवाईसी जो हाई लिमिट्स होता है उसमें केवाईसी भी चाहिए। तो ये अब सारा जो भी हम लोग तीनों पढ़े, यूपीआई, ई वॉलेट, नेट बैंकिंग, ये तीनों का कंपैरिजन है। ठीक है, नेट बैंकिंग जो हम लोग पहले पढ़े थे, एनईएफटी वो सब, तो उन लोग का कंपेयर, तो ये आप या तो लिख भी सकते हो या आपको पीडीएफ में मिल जाए। तब ये चैप्टर 4 का क्विक समरी है जो आप रिवाइज कर सकते हो आराम से वीडियो रोक के। तो हम लोग का चैप्टर 4 और इसके साथ साथ यूनिट 2 भी खत्म होता है। यूनिट 1, यूनिट 2 आपका पूरा कवर हो चुका है। जैसा कि मैंने बोला था 1 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया टाइम, लेकिन आपका इतना देर में 2 यूनिट्स कवर हो गया और 4 चैप्टर्स कवर हो गए। एग्जाम के टाइम ये बहुत ही यूजफुल वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जन जो आपके जान पहचान का बोर्ड्स दे रहे हैं उनको भेजें, अपने दोस्त लोग को, रिलेटिव्स को, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये सबको हेल्प मिलेगा। अभी और 2 वीडियो आएंगे आगे, एक ऐसे ही मतलब जो बाकी चैप्टर्स है वो कवर करने के लिए, या तो वो 2 पार्ट्स में आएगी तो 3 वीडियो वो, और एक फाइनल रिवीजन आएगा तो वो पूरा, वो भी हो सकता है 2 या 1 में मैं कर दूं तो उसमें 1 घंटा के अंदर पूरा क्विक रिवीजन है एकदम फुल बुक का, तो ये आपको एग्जाम में बहुत काम आ जाएगा। तो वही, आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप नॉलेज सैंक्टम को रीच आउट कर सकते हो। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें कभी भी मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और ये वेबसाइट है, इसमें विजिट कर सकते हो आप देखने के लिए। मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें टेस्ट सीरीज और ये सब भी अवेलेबल रहती है, और आप उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी जो आपके जान पहचान के या आपको भी आगे फ्यूचर में करना हो तो आपको टेस्ट सीरीज और आगे उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस एंड ऑल भी आने वाली है। तो वही है, नॉलेज सैंक्टम के साथ इंस्पायर हो, ग्रो हो और सक्सीड करो आगे। और जैसा कि आप जानते हो ये एक यूट्यूब चैनल है, तो आप लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा जन तक ये वीडियोस पहुंचाओ ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन।